ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में ठाकरे राज कायम हो गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली इस सरकार के शिल्पकार शरद पवार रहे, जिन्होंने अपने कुटिल चाणक्य दिमाग से बीजेपी के धुरंधर अमित शाह तक को मात दे दी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक महीने से चले इस सियासी मैच में मैन ऑफ द मैच बने बाला साहेब की सेना के सच्चे सिपाही संजय राउत उनके सपने को पूरा करने की निष्ठा और तटस्थता को किसी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। विधानसभा चुनाव के बाद से ही संजय राउत एक ही बात पर अड़िग रहे कि चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। शतरंज खेलने में माहिर संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह मोहरे फिट किए कि वह हारी हुई बाजी जीतने वाले बाजीगर बन गए। संजय राउत शिवसेना की ओर से राज्यसभा सांसद के साथ पार्टी के मुखपत्र सामना के एग्जीक्यूटिव संपादक भी है। एक लेखक, एक रिपोर्टर के तौर पर जाने जाने वाले संजय अपने तीखे बोल की वजह से खास तौर पर पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी के साथ सत्ता के बंटवारे के तहत सरकार में बराबर की भागीदारी की मांग सबसे पहले संजय राउत ने ही उठाई। गौर करने वाली बात यह रही कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे तक ने इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की और एक तरह से रावत को ही फ्री हैंड दे दिया। वे संजय राउत ही थे जो चुनावी नतीजों से पहले और बाद में भी लगातार शरद पवार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के संपर्क साधे रहे थे। उन्हीं के कहने पर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी की शर्त के अनुसार मोदी सरकार में एकमात्र शिवसेना मंत्री अरविंद सावंत को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। वे संजय राउत ही थे जिन्होंने एक तरफ तीनों पार्टियों का आपस में संपर्क बनाए रखा और दूसरी तरफ सामना के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते रहे। उन्होंने किसानों सहित ऐसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जो फडणवीस और बीजेपी सरकार की कमजोर कड़ी थे। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को भी देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधने का प्रमुख अस्त्र बनाया और वहां से तीखे प्रहार जारी रखे। संजय राउत शिवसेना के ऐसे नेता रहे जो न केवल इन चुनावों में प्रमुखता से हाईलाइट हुए बल्कि अपनी बात पर अड़िग रहते हुए ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी आस बीजेपी तो क्या, खुद शिवसेना और उद्धव ठाकरे तक को नहीं थी। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए राजी किया, जो इस रेस में भी कभी थे ही नहीं। भाजपा से बातचीत में भी हमेशा उद्धव के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को ही सीएम पद का दावेदार बताया गया। लेकिन गठबंधन की दोनों पार्टियों के वोटों के बाद किसी भी अनुभवी को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। यहाँ एक बार तो खुद संजय राउत का नाम भी शरद पवार ने मुख्यमंत्री के लिए उठाया और संकेत एकनाथ शिंदे के भी आने लगे। लेकिन राउत के प्रयासों के बाद आखिर में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता बनकर उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। गौर करने वाली बात यह भी रही कि ना तो उद्धव ने चुनाव लड़ा और ना ही सक्रिय तौर पर राजनीति की। हाँ, पर्दे के पीछे रहकर सत्ता को नियंत्रित जरूर किया। महाविकास अघाड़ी सरकार के शिल्पकार रहे शरद पवार ने सबसे बड़ा जो काम किया वो यह कि कट्टर हिंदूवादी शिवसेना और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस यानी दो विपरीत विचारधारा वाली कट्टर विरोधी पार्टियों को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। इस खासे मुश्किल काम में उनकी सहायता की संजय राउत ने, जिनके बिना शायद यह संभव नहीं हो पाता। शरद पवार भी संजय राउत की भूमिका से अनभिज्ञ नहीं है। यही वजह रही कि तीनों पार्टियों की जब एक साथ परेड कराई गई तब उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने संयुक्त तौर पर उन्हें महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति का मैन ऑफ द मैच कहकर पुकारा। महाराष्ट्र की राजनीति के पल पल बदलते घटनाक्रम में एक दौर वो भी आया जब वे बीमारी के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। इस दौरान राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था, लेकिन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में आपसी संपर्क कमजोर पड़ने से सियासी गतिविधियां अचानक से बदल गईं और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन संजय राउत ने जल्द ही अस्पताल की चार दीवारी से निकलते हुए फिर से मोर्चा संभाला और तीनों पार्टियों के बीच टूटी कड़ियों को फिर से जोड़ते हुए बतौर एक सूत्रधार काम किया। संजय राउत की मेहनत रंग लाई। इसके साथ ही कथित तौर पर शरद पवार की बेहद उच्च कोटि की सियासी रणनीति में पूरा महाराष्ट्र ऐसा उलझा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तक उलझ कर रह गए। शरद पवार ने ऐसी ही तिहरी चाल खेली कि एक ही झटके में राष्ट्रपति शासन भी हट गया। प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर गठबंधन का मुख्यमंत्री भी विराजमान हो गया और बीजेपी की छवि भी धूमिल कर दी। खैर, जो भी हुआ, अंत भला तो सब भला। जो भी हुआ हो और जिसने भी किया हो, संजय राउत की ईमानदारी और पार्टी के प्रति निष्ठा भाव कम न हुआ।
हालांकि इस पूरे सियासी नाटक से पर्दा गिरने से उठने तक संजय राउत को किसी बड़े पद के तौर पर कोई भी इनाम भले ही ना मिला हो, लेकिन शिवसेना को एक वरिष्ठ नेता, प्रखरवाचक और एक रणनीतिकार जरूर मिल गया है, जिसकी जरूरत उन्हें फिर से भविष्य में पड़ने वाली है। राहुल जैमन, पॉलिटॉक्स न्यूज, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।